नमस्कार दोस्तों, साइंस के प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम साइंस के उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। जो प्रश्न 10 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं, इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को पढ़ेंगे और हर प्रश्न को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। हर प्रश्न के ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कॉपर और जिंक किस मिश्र धातु के अवयव घटक हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पीतल। कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है। कांसा कॉपर और टीन से मिलकर बनता है। जर्पन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल से बनता है। वहीं गन मेटल कॉपर, जिंक और टीन से मिलकर बनने वाली मिश्र धातु है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है एम्पियर। वोल्ट विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है। डेसिबल इसमें ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है। केल्विन ये तापमान का ऐसा मात्रक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है और ये जांघ में पाई जाती है, जांघ में होती है। स्टेप्स ये मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, ये कान में होती है। जो लिंगामेंट है ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। वहीं टेंडन ये मांसपेशी को अस्थि के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चांदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तांबा, चांदी, सोना, पारा ये चारों की चार धातुएं विद्युत की सुचालक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सुचालकता किसमें है? चांदी में है। पारा द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु है और इसको क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। ये भी विद्युत की सुचालक है। अगला प्रश्न है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत धारा। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्लोएम। फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला एक ऊतक है जिसका काम होता है पत्तियों में जो भोजन बना है उसको अन्य भागों तक पहुंचाना। जाइलम है जो, ये भी पौधों में पाया जाने वाला ऊतक है, लेकिन इसका काम क्या है? जो जड़ों में खनिज पदार्थ होते हैं उनको पत्तियों तक लेकर जाना, ताकि पत्तियां उनसे भोजन का निर्माण कर सकें और फिर फ्लोएम उस भोजन को पेड़ पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। लिगामेंट के बारे में हम बता चुके हैं, अस्थि को अस्थि के साथ जोड़ता है और टेंडन ये मांसपेशी को अस्थि के साथ जोड़ता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि है जो, इसके द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज किया जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि, इसके द्वारा पैराथायराइड हार्मोन रिलीज किया जाता है। और जो पैराथायराइड हार्मोन है ये कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। बाय द वे, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती हैं? ये नलिका विहीन होती हैं, इनमें नलिका नहीं होती और ये हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कठोरतम भाग यानी द हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इनामल। जो इनामल है ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो कि दांतों की ऊपरी परत में होता है। यकृत है जो, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त रस का स्रावण यकृत के द्वारा किया जाता है और ये पित्त कहाँ पर रहता है? पित्ताशय में स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन डी की कमी के कारण होता है रिकेट्स रोग। जो विटामिन डी है इसकी कमी के कारण दो रोग होते हैं, बच्चों में रिकेट्स रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है जो कि आंखों से संबंधित है। विटामिन बी की कमी के कारण बेरी रोग होता है और विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। जो आरबीसी है इनका जीवन काल 120 दिन का होता है और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट्स की बात करें तो ये ब्लड क्लोटिंग के बहुत काम आता है। रक्त का धक्का जमने में ठीक ठाक भूमिका होती है प्लेटलेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है? इसका सही जवाब है
ऑप्शन डी ए बी। ए बी को कहा जाता है सार्वत्रिक ग्राही। इसका मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। और सार्वदाता किसे कहा जाता है? सार्वत्रिक सार्वदाता कहा जाता है ओ को, यानी कि जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क यानी किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप इसे ज़रूर याद रखें। यहाँ पर यूरोक्रोम का भी जिक्र हुआ है। जो यूरोक्रोम है इसकी उपस्थिति के कारण ही मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। अच्छा, जो नेफ्रॉन है इसको वृक्काणु भी कहा जाता है और ये वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जैसे कि हमारी बॉडी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका है, ठीक ऐसे ही वृक्क की कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ सेल। राइबोसोम, जो राइबोसोम है यह प्रोटीन संश्लेषण के काम आता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और जो केंद्रिका है, केंद्रिका कोशिका के विभाजन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इनर्ट गैस नहीं है। इसके अलावा जो हीलियम, नियोन और आर्गन हैं ये अक्रिय गैसें हैं। जो हीलियम है ये हल्की गैस होती है, इसलिए गुब्बारों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन भी हल्की गैस होती है लेकिन हाइड्रोजन ज्वलनशील होती है, इसलिए गुब्बारों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। नियोन है जो ये विद्युत बल्ब में इस्तेमाल की जाती है। आर्गन वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। बाय द वे हीलियम गैस है जो इसका प्रयोग गोताखोर भी करते हैं। ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं गोताखोर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संसार की सबसे छोटी कोशिका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की कोशिका सबसे छोटी कोशिका है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है। अंडाणु की कोशिका मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। और जो न्यूरॉन की कोशिका है ये मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है। आप इन सभी को याद रखें, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, अमोनिया के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है अमोनिया के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओम। ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है। वोल्ट विद्युत विभवांतर का मात्रक है। और एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल यानी एसिड होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल ये संतरा और नींबू में होता है। टारेट्रिक अम्ल ये इमली अंगूर में होता है। और लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से किया जा सकता है। जो निकट दृष्टि दोष है इसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं धुंधली। और जिसको भी ये रोग है, ये दोष है, वो अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है। जो दूर दृष्टि दोष है वो इसका उल्टा होता है। उसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब किसी छड़ का कुछ हिस्सा जल में डूबा रहता है तो वह टेढ़ी दिखाई देती है, उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है ये। जब किसी छड़ को हम पानी में डुबोते हैं तो वो टेढ़ी दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सूर्य उदय होने से पहले और अस्त होने के पश्चात भी दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना ये भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पारसेक। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। वैसे तो प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है लेकिन सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी है पारसेक। पास्कल ये दाब मापने की इकाई है। मीटर है जो ये लंबाई का ऐसा ही मात्रक है। अगला प्रश्न, न्यूटन के गति के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है
ऑप्शन ए प्रथम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और इसी नियम से बल की परिभाषा निकली है। क्या कहता है ये नियम? ये नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इतनी बातें हमें यहाँ से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रॉकेट का ऊपर उठना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरे नियम पर। जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। जैसे बंदूक से गोली निकलती है तो गोली निकली यानी कि क्रिया हुई, और उसके विपरीत प्रतिक्रिया क्या हुई? बंदूक पीछे की ओर चली गई, गोली आगे की ओर चली गई और बंदूक पीछे की ओर झटका लगा। इसलिए इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, और रॉकेट का ऊपर उठना भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। एक हॉर्स पावर बराबर होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 740 वाट के। एक हॉर्स पावर 740 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, यदि लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है तो व्यक्ति को अपना भार डैश अनुभव होगा? अधिक, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, बढ़ा हुआ अनुभव होगा। देखिए, अगर लिफ्ट त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है तो भार अधिक प्रतीत होगा। अगर एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही है तो भार घटा हुआ प्रतीत होगा। अगर बिना एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा। अगला प्रश्न है, जब माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगें डैश तरंगें कहलाती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। जो अनुदैर्ध्य तरंगें हैं, इनमें माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, और ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला प्रश्न है, जल की बूंद का गोलाकार होना आधारित है, किस पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव पर। जल की बूंद गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। प्रश्न पूछा गया है आपसे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शंस हैं वोल्ट, डेसिबल, एम्पियर या फिर केल्विन। तो प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।